अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। दुआ न्यूज़ के क़ारीन के लिए इंतहाई खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब इंशाल्लाह अज़ीम क्लिनिक के उन्वान से हफ़्ते में एक प्रोग्राम हमारा होगा जिस पे लोगों की तशख़ीस, लोगों की बीमारियों के हवाले से हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, बैनुल-अक़वामी मेडिसन रिसर्च स्कॉलर, कुदरती तरीक़े इलाज, नेचुरल मेडिसन, हर्बल मेडिसन के रूह रवां और एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर लियाकत अज़ीमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। डॉक्टर साहब, ज़रा इख्तिसार से अब तक के सफ़र की रोदास पर। डॉक्टर साहब, बेशुमार बीमारियां हैं, बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन हर दूसरा फ़र्द जो है वो मैदे के अमराज से जो है वो मुंसलिक है, मैदे के अमराज में मुब्तला है। और मैदे की वजह से आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि बेशुमार जो बीमारियां हैं वो लाहक हैं। अच्छा, ये बताएं, अमराज मैदा जो है वो उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा और आम क्यों हो गई? अमराज मैदा की वजह है हमारे खुराक में मिलावट। क्योंकि हमारे खानों में हमारे जितने भी चाहे डॉक्टर्स आपको कहें कि आप गोश्त को छोड़ दें और आप इस्तेमाल करें सब्ज़ियाँ, लेकिन हर सब्ज़ी पे स्प्रे होके आती है और जो कि इंतहाई मतलब है कि मुहलिक होती है। आपको बाज़ार में जितनी भी अच्छी हालत की सब्ज़ी मिलेगी, अच्छी हालत से मुराद ये कि जितनी भी तर व ताज़ा नज़र आएगी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो तर व ताज़ा है, बल्कि उसको आर्टिफिशियल स्प्रे से तर व ताज़ा किया गया है। तो हम लोग जब भी सब्ज़ी खाएंगे, हमारे लिए मैदे में मसाइल शुरू हो जाएंगे और फिर मैदे का मसला एक लामतनाही मसला होता है। इसमें डॉक्टर्स थक जाते हैं इलाज कर कर के और ये मसला हल नहीं होता, क्योंकि हमारी जितनी भी चाहे वो गोश्त है उसमें भी मिलावट है। आप दालें देखें, दालों को भी केमिकल दिया जाता है। हमारे फ्रूट्स को भी इंजेक्शन लगते हैं केमिकल ज़्यादा। तो आप कौन सी ऐसी ग़िज़ा जो आप मुझे बताएं कि जिसमें इन्होंने तख़रीबकारी न की हो। तो जितनी भी इसको आप तख़रीबकारी कह सकते हैं, ख़ुराकी तख़रीबकारी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और एक आलमगीर साजिश भी है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है अभी तक कवानीन नाफिज तो हुए हैं, लेकिन अमल दरामद उस पर इतना नहीं हुआ कि आपकी सब्ज़ी को चेक किया जा सके। तो फिर बंदा क्या क्या खाए? न वो दाल खाए, न वो सब्ज़ी खाए, न वो कोई ऐसी चीज़ें खाए। तो आप इख्तिसार से बताइए, एक अमराज मैदे में से जो मुब्तला शख्स है वो क्या खाए? राज़ मैदा हो या न हो, आपको सब्ज़ी घर में फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो तो उसको उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अपने खानों को मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, आपको जितनी भी वो फ्रेश नज़र आए या जितनी भी आपको खूबसूरत नज़र आए, आप एहतियातन उसको उबाल लें। उबालने के बाद ठीक है उसका ज़ायका ज़रा कम हो जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो बच जाएगी। कि जो मैदे में मुब्तला अशख़ास होते हैं, ख़वातीन हज़रात होते हैं, वो यही समझते हैं कि हमारा मैदा हज़म नहीं कर रहा। तो क्या मैदे का सिर्फ एक ही मर्ज़ होता है या इसके बेशुमार अमराज? ताकि मदाज़ात साहब, आपका ये सवाल जो है इंतहाई वज़नी सवाल है और अहमियत का हामिल है। अमराज मैदा दरअसल एक मर्ज़ नहीं होता। अमराज मैदा में मुब्तला अशख़ास को मैदे का वर्म होता है, इन्फ्लामेशन होता है, मैदे का अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत जिसे आप कह सकते हैं। आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं कि मैदे में जलन पैदा हो गई। गैस्ट्रिक वो अलग है, तेज़ाबियत अलग है, गैस्ट्रिक अलग है। आपके मैदे में जब तेज़ाबियत पैदा होगी तो आपके मैदे में तेज़ाबियत का जो इंतहा है वो आपको अल्सर में मुब्तला कर देगा। तो अल्सर आपको उसकी कई अक़साम है। आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनम हो सकता है, आपको उसके आईबीएस हो सकता है। आपकी आंतें जो हैं तो उसको अल्सर हो के कैंसर में आपको मुब्तला कर सकते हैं। एच पाइलोरी हो सकती है। मैदे का हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, बड़ा खौफनाक है। आजकल तकरीबन पाकिस्तान में हर तीसरे आदमी को हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया एक ऐसा जरासीम है जो आपकी मैदे की दीवारों के साथ चिपक जाता है और आप जितनी भी ताकतवर खुराक खाते हैं वो खुराक को जुज़ी बदन नहीं बनने देता।
तो आपके मैदे में ही डिज़ॉल्व हो जाता है। आप समझते हैं कि मैंने इतने विटामिन खाए, फ्रूट खाए, खुराक खाया वगैरह, तो वो आपको अगर एच पाइलोरी है तो आपका जिस्म नशो नुमा नहीं पा सकता। और जो आईबीएस है वो आंतों का मर्ज़ है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मैदे में कोई एक मर्ज़ नहीं हो सकता। अल्सर्स हैं, आईबीएस हैं, एच पाइलोरी है, और इसके अलावा भी आपको मतलब इसका एंड जो है मैदे का सरतान होता है, यानी मैदे का कैंसर हो जाता है। मरीज़ को पता नहीं चलता। मैदे का कैंसर जब डायग्नोज होता है तो मरीज़ मौत के बॉर्डर पे पहुंच चुका होता है। जब रिज़ल्ट आता है और उसके एंडोस्कोपी होती है तो एंडोस्कोपी में पता चलता है कि आपको अल्सर है और अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है। फिर उसका सैंपल लेते हैं, बायोप्सी होती है, तो बायोप्सी के बाद पता चलता है कि मरीज़ मौत के बॉर्डर पे पहुंच चुका है और इसको मैदे का कैंसर है, मैदे का सरतान है। तो इस हालत में मरीज़ जो है इंतहाई परेशान हो जाता है कि ये तो मैं नॉर्मली ट्रीटमेंट कर रहा था, मुझे कैसे मैदे का सरतान हो गया। तो सरतान का नाम ही, कैंसर का नाम ही ऐसा है कि मरीज़ सुनते ही मौत के बॉर्डर पे ख़ुद को ख़ुद पहुंचा देता है। क्योंकि जो माइंड में कैंसर का खौफ बिठाया गया है माफिया की तरफ से, वो इसलिए बिठाया गया है कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है और उसका जितना भी आप इलाज करें इलाज नहीं होता। तो इस गलत फहमी में अक्सर लोग अपने जहन को न्यूट्रल नहीं कर सकते और वो उस खौफ की फ़िज़ा को इस हद तक ले लेते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके मुख्तलिफ़ स्टेज हैं, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मुख्तलिफ़ स्टेज होते हैं कैंसर के भी। डायरेक्ट कैंसर भी नहीं लग सकता। ये भी दुआ के कारहीन के लिए और आम लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि आपने एबटाबाद जैसे मशहूर शहर में हालिया एक बहुत बड़ा सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसकी फुटेज नाज़रीन आपके सामने आ रही हैं। होटल वन के बिल्कुल मीरपुर पुलिस स्टेशन से पहले और होटल वन के बिल्कुल सामने ये एक अजीम क्लिनिक है जहाँ पर डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपको दस्तयाब होंगे। और इसके अलावा जो ये व्हाट्सअप नंबर आपके पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब के, तो डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले बल्कि कई अर्से से मुझे कहा कि आपने जिसको भी नंबर देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए, वो वक्त लें और व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज छोड़ दें या लिख के छोड़ दें, तो इंशाल्लाह हम उनसे ना सिर्फ रब्ता करेंगे बल्कि उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे और खुदा न खास्ता वो उनकी जो बीमारियां हैं उसके हवाले से जो है हम कोशिश भी करेंगे। और दूसरी आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, डॉक्टर साहब खुद केमिस्ट हैं, बैनुल-अक़वामी मेडिसिन रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने बेशुमार मेडिसिन बनाई है। डॉक्टर साहब मैदे के हवाले से आपकी भी एक मशहूर ज़माना एक मेडिसिन है जिसे बैरून मुल्क भी इस्तेमाल किया गया है, इख्तिसार से बताइएगा फिर आगे बात करें। जी, हमारी प्रोडक्ट तो मेडिसिन मैदे, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट है मैदे के हवाले से वो मुख्तलिफ़ कैटेगरी का बनाया गया है। गैस्ट्रिक अल्सर अगर हो आपको तो उसका अलग है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो उसका अलग है, ड्यूडेनम अल्सर का अलग है। अगर एक डॉक्टर एक ही मेडिसिन से तीनों का इलाज करता है तो वो इसलिए नाकाम होता है कि तीनों के इलाज अलग अलग किए जाने चाहिए। एक मेडिसिन से आप अगर मतलब एंटी एसिडिटी दे देते हैं, जो ओमप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल, एसोमप्राज़ोल और इसके जितने भी दीगर ग्रुप हैं, तो उससे इलाज अभी तक इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि डॉक्टर देखते नहीं हैं कि इसको कौन सा अल्सर है और हर अल्सर की अलग अलग दवा है। और सबसे अहम बात ये कि जो अमेरिका की रिसर्च है कि जो ओमेप्राज़ोल ग्रुप है वो आपकी हड्डियों को खोखला कर देती है, आपकी हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती है और वो किसी वक्त भी टूट सकती है। तो हमारे जो तरीके इलाज है उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमारा तरीका इलाज इन साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं। आपकी मैदे की जितने भी वर्म है, इन्फ्लामेशन है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनम अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, आईबीएस है, एच पाइलोरी है, तो उसमें आपको अलग अलग इलाज मिलेगा और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के मिलेगा। आपने अज़ीम क्लिनिक की बात की एबटाबाद की, तो अज़ीम क्लिनिक में हमने ज़्यादातर ख़वातीन के अमराज़ को रखा है। ख़वातीन बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, वो गायनी के लेडी डॉक्टर से बहुत सारे इधर उधर से इलाज करवा के थक गई हैं। रिएक्शन में किसी के बॉडीज़ पे बाल आ गए हैं, किसी के जो है पिंपल्स हो गए हैं, किसी को जो है उसकी स्किन डैमेज हो गई
اور کسی کو جو ہے تو بچہ دانی میں رسولیاں پیدا ہو گئی. تو ان سب کے تدارک کے لیے ہم نے عظیم کلینک کا جو افتتاح کروایا اور عظیم کلینک کا قیام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہوا. تو اس میں زیادہ تر خواتین کے امراض کو ہم نے وہاں پر زیادہ تر ترجیح دی ہے کہ جدید میڈیسن بھی آئی ہے, جدید طریقہ علاج بھی ہے اور بڑے بڑے دعوے ہیں. اس کے باوجود بے شمار پیشنٹوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, وہ معدے کی بیماری سے ان کو چھٹکارا ملتا نہیں ہے. تو اس کی بنیادی آزاد صاحب آپ نے جدید علاج کی بات کی. ہمارے جتنے بھی گیسٹرنٹالوجسٹ ہیں, اچھے اچھے ڈاکٹرز حضرات ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, بڑے مطلب ہے کہ نامور نام ہے, وہ علاج کرتے ہیں. مرض کور اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے ڈاکٹرز غذا سے واقف نہیں ہے, جسے نیوٹریشن کہتے ہیں. یونیورسٹیز میں باقاعدہ اس کے کورس ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی ادھورے. ان کو بھی اتنا نہیں پتہ کہ دوا کے ساتھ غذا کون سی دی جانی چاہیے اور کون سی روکنی چاہیے. کیونکہ آپ کا جو آپ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے وہ ملی گرام میں آپ کو کیپسول دے رہا ہے, تقریباً لوبیا کے دانے سے بھی آدھا دانہ, اور جو آپ غذا کھاتے ہیں وہ 2 کلو کھاتے ہیں. تو اگر آپ کا علاج یعنی آپ کی میڈیسن دوا اور غذا ہم مزاج نہ ہوں تو آپ تا قیامت شفا یاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ غذا 2 کلو ہوتی ہے. اگر وہ اینٹی آپ کھائیں گے, اپنے السرز والے کھائیں گے, یعنی آپ مطلب ہے کہ انڈے بھی کھا رہے ہیں, 2 کلو گوشت بھی کھا رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے تو موافق نہیں ہے, یہ ہرگز نہیں ہے, اور آپ اس کے ساتھ علاج بھی کر رہے ہیں, تو ڈاکٹرز حضرات روکتے نہیں ہیں پرہیز سے. زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں چکنائی نہ کھاؤ. تو یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں, چکنائی نہیں, پوری ڈیٹیل دینی چاہیے. سبزیوں میں آپ یہ نہ کھائیں, فلاں سبزی کھائیں, فلاں نہ کھائیں. دالوں میں یہ نہ کھائیں, فروٹ میں اس چیز کی آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے. اور جو آپ کے گوشت وغیرہ اس میں مطلب کہ ہر کیٹیگری میں, ہر خوراک میں, ہر غذا میں ڈاکٹر کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی غذا معدے کے موافق ہے اور کون سی غیر موافق. تو جب ہمارے ڈاکٹرز کو یہ علم ہوگا تو وہ 100% علاج کر پائیں گے. ادروائز ناممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر کو غذا کا علم نہیں ہے اور اس نے چند باتیں گیسٹ اپنے کورس کے دوران سیکھی ہے کہ آپ انڈا نہ کھائیں, زیادہ چکنائی نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں. یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں جو کورس میں پڑھائی جاتی ہیں. ڈاکٹرز کو مریض کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, مرض کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, اور غذا کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. جب ڈاکٹرز ان تینوں کو سمجھے گا تو قابل ترین ڈاکٹر ہوگا اور کبھی بھی ناکامی نہیں دیکھے گا. اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانی بدن میں سب سے اہم ترین اعضاء میں اگر معدہ جو ہے تو اس کے برابر کوئی آپ کو دوسرا, بہت سارے آرگن ہیں, لیکن جو اہمیت معدے کو حاصل ہے وہ کسی بھی دوسری, آپ کے گردے ہیں, جگر ہیں, آپ کے بہت سارے دل ہیں, لیکن جو فوقیت معدے کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں. کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معدہ جو ہے تو وہ انسانی باڈی میں چشمے کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا. گیسٹرک پرابلم سے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو دودھ پیتے ہیں اور دودھ پی کر بھی ہمارا جو ہے تو مطلب ہے کہ معدہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور دودھ دراصل بلغمی غذا ہے. بذات خود دودھ گیسٹرک خوراک ہے. اس میں بے شک کیلشیم اور وٹامن بہت سارے ہیں, لیکن دودھ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر علاج بالغذا کی آپ اس یا نیوٹریشن, بطور نیوٹریشن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ دودھ کے شوقین کوشش کریں کہ رات کو دودھ پیتے ہوئے اس میں پودینہ ڈالا کریں. اگر پودینہ نہیں ہے تو اس میں ہلدی ڈالا کریں. اگر ہلدی نہیں ہے, بہت زیادہ آپ کو دودھ کا شوق ہے, تو اجوائن کے کچھ دانے چبائیں اور اس کے بعد دودھ پیا کریں. کوئی بھی گیسٹرک پیشنٹ ہو اور وہ دودھ ڈائریکٹ پیے گا تو اس کا گیس بھی بڑھے گا, اور معدے کے مرض میں اضافہ ہوگا. اس کا معدے کا ورم جو ہے وہ بڑھے گا, اور اس کے باڈیز میں اس کے جو مطلب ہے کہ اگر وہ الرجی کا مریض ہے, الرجک پیشنٹ ہے, یعنی الرجک سے مراد نزلہ زکام, اسے ریشہ ہوتا ہے, تو دودھ اس کو بڑھائے گا اور بستر مرگ پر پہنچا دے گا.
दूध बेशक नूर है, लेकिन नूर का इल्म और सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये कमाल है कि तशख़ीस ही नहीं, इन्हें जो अशिया हैं, इन्हें जो अद्वियात हैं, इन्हें जो जड़ी बूटी हैं, खुराकी अद्वियात हैं, उनकी तशख़ीस के बारे में भी इनको पता है कि मैं ख़ुद यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं ख़ुद दूध पीता भाई मेरा मैदा ठंडा हो गया, अब मुझे नींद आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे, डॉक्टर साहब के नंबर भी आपके साथ हैं, प्रोग्राम इंशाल्लाह होते रहेंगे। और इंशाल्लाह मैदे के जितने भी अमराज हैं, हम हर मर्ज़ पे हम 2-4 प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में डॉक्टर साहब से जिन लोगों ने सवाल कर रहे हैं वो कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के व्हाट्सअप नंबर हैं, आप इन पे सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम इन्हीं प्रोग्रामों में उन सवालों का जवाब देंगे। आप तमाम अब आपका शुक्रिया, आप मुस्कराएँ, हम अपने डॉक्टर लियाकत अज़ीमी साहब के साथ मौजूद हैं।